हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का अभी रिवीजन। ठीक है सर। और इस रिवीजन की खास बात क्या रहेगी, सबसे बड़ी बात कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। वो ये कि सर आपके जिस टीचर से आप जो पढ़े हो आपको बस उसी से रिवीजन में समझ में आता है। और मार्केट में जितने भी टीचर रिवीजन डालते हैं उनकी एक खास बात होती है कि ये अपने ही स्टूडेंट के लेवल का होता है और वो इसी लेवल से उसी ट्रिक से पढ़ाते हैं कि उनका स्टूडेंट ही समझ पाए। बाकी जो जनरल पब्लिक होती है उसके मतलब ओवर हेड निकल जाता है, मतलब ओवर दी हेड समझ में नहीं आता। तो इस रिवीजन के लिए सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये बातें पूरी एक एक समझ में आए। हाँ, थोड़ी सी स्पीड रहेगी, हाँ थोड़ा सा समराइज करके बताऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आए। जितना भी 1 आवर के अप्रॉक्स जो भी टाइम जाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक बात आपको समझ में आए। और ऐसे ही आपका फुल ऑडिट का रिवीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सर इसी के साथ आपका जो लॉ का रिवीजन होगा वो भी आपको ऐसे ही इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। मैं इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त विनीत मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए सर शुरू करते हैं। सर ये जो चैप्टर है चालू हुआ है और इसका नाम है सर नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ ऑडिट। तो मतलब ये हमें क्या पढ़ाने वाला है सर। सर ये हमें बताएगा कि हमारा जो ऑडिट है उसका नेचर क्या है, कि मतलब क्यों ऑडिट हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑब्जेक्टिव मतलब किस पर्पस की वजह से ऑडिट हो रहा है। और स्कोप ऑफ ऑडिट यानी वो बताएगा कि ऑडिट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है सर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग। ठीक है सर। ये आपका स्टडी मेट है और आप सबके पास होना चाहिए, ना हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये मैंने ऑलरेडी टॉप 50 को अपने बैच में पढ़ा रखा है, इसलिए थोड़ा सा हौच पौच है यहाँ पे। मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देता हूँ साथ के साथ। ठीक है सर, ताकि आप लोग समझ पाएँ। सर अपना पेज खोल लीजिए, 1.2 है पेज नंबर। और पेज नंबर में सर हम जो पहली हेडिंग है इसका नाम है मीनिंग। क्या है सर? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है सर, क्या है सर? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपके ऑडिट का मतलब क्या होता है। ये आपको क्या सिखाएगा, ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो सर आपको अगर आप रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हो मेरे साथ और आपको अगर एक बार में समझना है फिर भी, तो सर सबसे पहले आ जाइए एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। सर ये कहता है कि जो ऑडिट है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसकी सर? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। सर सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन जाना चाहिए कि सर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा है। तो सर जो मैनेजमेंट आपको दे रहा है उनके एंगल से तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन ऑडिटर के एंगल से ये एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ऑडिटर के नज़रिए से अभी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एरर एंड फ्रॉड का फिल्टर लगा हुआ है जिसको हमें यहाँ से साफ़ करना है। यानी इस स्टेटमेंट में एरर एंड फ्रॉड को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, और जिस पे ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि फाइनली ये होने क्या वाला है। ठीक है सर। और उसके बाद सर ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर इंडिपेंडेंट के ऊपर ऐसे भी मिलने वाले हैं आपको। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मस्ट नॉट बी सब ऑर्डिनेटेड बाय अदर्स, इन द सेंस कि मैं जो काम करने वाला हूँ मैं अपना ब्रेन यूज़ करके, अपना दिल यूज़ करके, अपना माइंड एंड अपना हार्ट दोनों ही यूज़ करके मैं करने वाला हूँ। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है बहकावा। बहकावा इन द सेंस कि जब भी आप कहीं पे जाते हो और सामने वाला आपको अपनी बातों में आकर्षित करके अपनी बात मनवा लेता है, तो आपको ऐसा नहीं होना है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब आप अपनी सूझबूझ के साथ काम करोगे। किसके साथ काम करोगे सर? सूझबूझ के साथ काम करोगे। उसके बाद सर ये आपसे कहता है कि कोई भी एंटिटी उसका जो ऑडिट हो रहा है अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो भी चलेगा, अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है सर। तो आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या जो ऑडिट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए या किसी का भी। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो भी चलेगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है तो भी चलेगा। तो उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे बताया गया है, जो कि 5 मार्क का अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आपको ये बातें भी लिखनी होगी 5, कि ये क्या कह रहा है सर कि पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो बुक्स में एंट्री डाली गई है, ठीक है, और आपका अकाउंट्स जो बनाया गया है, ड्रॉन अप मतलब जो आपका अकाउंट तैयार किया गया है, आपका अकाउंट जो तैयार किया गया है वो आपकी अकाउंटिंग के और आपकी बुक्स अकाउंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी ये क्या कह रहा है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है उसी के अकॉर्डिंग, क्या उसी के अकॉर्डिंग आपका
अकाउंट्स हैव ड्रॉन अप, वैसा ही तैयार होना चाहिए, वैसे ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आने चाहिए। सर एग्जांपल दो। सर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी डेबिट टू बैंक अगर हुआ है तो सर इसका, और 1 लाख है, क्या है 1 लाख, इसका मतलब बैंक में 1 लाख कम होने चाहिए और मशीनरी में 1 लाख बढ़ने चाहिए। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चेक करने वाले हैं तो इसमें इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा था एंट्री जो आपने डाली है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होनी चाहिए। इसका मतलब सर ये हुआ कि आपके जो एविडेंसेस है, क्या सर, आपके जो एविडेंसेस है, एविडेंसेस मतलब आपका बिल हो सकता है, आपके बिल में सेल का बिल, परचेज का बिल और अदर जो बिल है वो उस एंट्री के सपोर्ट में होने चाहिए। लेट सपोज मैंने मशीनरी खरीदी तो भैया किसी इंसान से खरीदी होगी ना, ऐसा तो नहीं कि पहाड़ पे गया था और मतलब कि वैष्णो देवी गया था मैं और वहाँ से उठा के ले आया, ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई एविडेंस तो होगा, तो आपके पास एविडेंस भी उसका होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि नन ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बिन ओमिटेड, ऐसा ना हो कि आप कहीं भी कोई एंट्री भूल गए हो, तो ऐसा ना हो कि आप कोई एंट्री वहाँ पे भूल गए हो। ठीक है। उसके बाद जो भी आपने एंट्री डाली है उसका कंपाइलेशन होना चाहिए, मतलब सारी एंट्री का इफेक्ट वहाँ पे दिखना चाहिए और यही इसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बननी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन कन्वेंट बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, इन द सेंस कि भैया जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और उससे जो आपकी स्टेटमेंट तैयार हो रही है सर ये बिल्कुल क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। क्लियर मतलब होता है ऐसा जो सामने वाले को समझ में आए कि चल क्या रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो सच है ये भी होना चाहिए। उसके बाद सर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लिखा है सर, वर्ड क्या आगे अमाउंट, कि उनका जो अमाउंट डिस्क्लोज किया जा रहा है वो क्लासिफाइड होना चाहिए इन द सेंस कि भैया वो असेट है, लाइबिलिटी है, करंट असेट है, करंट लाइबिलिटी है, असेट में सर इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्स असेट्स है, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। उसके बाद है सर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर पिक्चर। सबसे बड़ी बात क्या है सर कि स्टेटमेंट का कैसा प्रेजेंट करना चाहिए, आपके स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर उसकी आनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है सर, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिक्स होते हैं लेकिन अभी ये बताऊंगा। ट्रू एंड फेयर का मतलब सर होता है रिजनेबल एश्योरेंस। रिजनेबल एश्योरेंस मतलब कि इसमें छोटी मोटी गलतियां होंगी, हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलती ऐसी कुछ नहीं होगी जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना। ठीक है, ओके। और किसका सर दिखाना है, हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी का। तो सर इसी के साथ पहले ही हेडिंग खत्म हुई विथ इन 7 मिनट। तो मैंने 7 मिनट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की आपको हेडिंग नंबर 7। इसके बाद है सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, की ऑडिट क्यों किया जा रहा है ये बताओ सर। तो इसमें हमें क्या कहना है कि भैया हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका रिजनेबल एश्योरेंस लेना है। सर ये रिजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, सर देखो आपके जो एश्योरेंस होते हैं, मैंने बहुत सारे नोटिंग करके समझाया था टॉप 50 में, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपका एश्योरेंस होता है, ठीक है, वो 2 टाइप का होता है, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक होता है रिजनेबल। ठीक है सर, पहली बात तो दिमाग में आ रही होगी सर ये एश्योरेंस क्या है, हमने तो इंश्योरेंस सुना था। सर एक चीज़, आप जब आपका मास्टर आपको पढ़ाएगा एडवांस अकाउंट तो उसमें वो एक इंश्योरेंस कंपनी पढ़ाएगा, वहाँ पे वो डिफरेंस समझाएंगे, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ रिवीजन में समझाने की कोशिश करता हूँ। सर लेट सपोज आपकी कार जो होगी ना उसका हमेशा इंश्योरेंस होगा, क्या होगा, इंश्योरेंस होगा, लेकिन आपकी लाइफ का हमेशा क्या होगा, एश्योरेंस होगा। तो सर जो चीज़ रिकवर करके दूसरी दी जा सकती है उसका इंश्योरेंस होता है, लेकिन जिस चीज़ को दोबारा से नहीं दिया जा सकता उसका एश्योरेंस होता है, इन द सेंस कि उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ले सकती, उसकी जगह सिर्फ कंपनसेशन पे किया जा सकता है, इसको आप एश्योरेंस बोलते हैं। इसके बारे में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में एडवांस अकाउंट में आपके मास्टर जो हैं, ठीक है, वो आपको सिखाएंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा सर एश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और होता है रिजनेबल। एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहता है सर कि भैया हमने जो कहा है वो 100% ठीक है, इसमें कोई भी गलती होने की चांसेस नहीं है। जबकि रिजनेबल एश्योरेंस आपसे कहता है कि भैया यहाँ पे मिस्टेक होंगी, वी एक्सेप्ट कि यहाँ मिस्टेक है, लेकिन मेरे साथ एक और बात है कि भैया ये मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है, ये मिस्टेक्स इतनी बड़ी नहीं है कि डिसीज़न लेने में आपको क्या करे, प्रॉब्लम क्रिएट करे। यानी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, मतलब खाने में छोटी बहुत मतलब कि नमक कम हो सकता है, हल्दी कम हो सकती है, एक आध पत्थर आ सकता है, आप उसे निकाल के फेंक के खा सकते हो, लेकिन मगरमच्छ या फिर क्या कहते हैं छिपकली नहीं होगी कि खाना फेंकना पड़ जाए। ये होता है सर रिजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, ओके,
वापस आते हैं सर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर को क्या देना है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, और वो क्या करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कम्युनिकेट करेगा कि भैया इस पे रिपोर्टिंग करेगा वो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू एसएस है या नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है या नहीं है। ठीक है, ओके कूल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आते हैं सर स्कोप ऑफ ऑडिट, कि एक ऑडिटर को क्या क्या काम करने होते हैं, वो बताओ स्कोप की क्या क्या काम करने होते हैं ऑडिटर को। तो भैया इसकी बातें सुनना जरा, कि सबसे पहली बात, जैसे मैं आपको यहाँ पे मार्क कराऊंगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब किस दायरे में रह के ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जब सर हम बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में, तो हमें कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर करना होता है। सर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे गए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस देखनी होगी, क्या होगी, इन्फॉर्मेशंस देखनी होगी, कलेक्ट करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि जो अभी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। सर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पॉइंट मार्क करना, आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। सर रिलायबल एंड सफिशिएंट में क्या अंतर होता है, सर रिलायबल मतलब होता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन पे भरोसा कर सको। सफिशिएंट मतलब इस तरीके से सोचो, देखो इस तरीके से आपको सोचना है, कोई चीज़ अगर रिलायबल है, ठीक है, तो आप लोगों को 10 लोगों से पूछोगे या 2 लोगों से भी काम चलेगा, आंसर है 2 लोगों से भी काम चलेगा। तो सर आपने 2 लोगों से वो बातें लिखवा ली, तो सर ये क्या होता है कि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी इकट्ठा कर ली। लेकिन अगर किस चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउट, तो वहाँ पे 2 लोगों की जरूरत होगी या 20 लोगों की, आंसर होगा 20 लोगों की। तो भैया इसे कहते हैं सफिशिएंट, इन द सेंस कि अगर हमें किसी चीज़ पे भरोसा ज़्यादा है तो हम उस पर उतनी ही एविडेंस कम कलेक्ट करेंगे, लेकिन किसी पे भरोसा कम है यानी डाउट है तो हम उसका एविडेंस उतना ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। इसके बाद सर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको वो कहता है कि भैया आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना वो प्रॉपरली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज होनी चाहिए। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें सामने वाले के डिसीजन को इफेक्ट करती है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते और आपको छुपानी भी नहीं चाहिए, और आपका लॉ जो कह रहा है, स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको तो ऑलवेजली आपको वहाँ पे शो करना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद आपने सफिशिएंट रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंट की बात कर ली कि हाँ आपका अकाउंट आपको मिलेगा वो आपको सही से मिलेगा, और ये रिलायबल एंड सफिशिएंट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। अगर वहाँ का अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है तो चीज़ें रिलायबल होंगी, आपको डॉक्यूमेंट कम कलेक्ट करने होंगे। और अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड करता है कि वहाँ का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब सर एक सिंपल सा मतलब मैं आपको अगर बताऊँ इंटरनल कंट्रोल का, कि मान लीजिए आपके घर के बाहर जो ताले लगे हैं ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। कई बार सर होता है ताला ऐसा है उसको कोई एक थप्पड़ मारे ना, एक हल्का सा टक करे ताला टूट के नीचे गिर जाता है। तो भैया ऐसे ताले लगे होने का क्या फ़ायदा, या फिर ताला तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसकी चाबी मैनेजमेंट के पास भी है और सुपरवाइजर के पास भी है, अकाउंटेंट के पास भी है, एचआर के पास भी है, कोई भी जाके उसे मिसयूज़ कर लेता है। तो सर ये होता है इंटरनल कंट्रोल की वहाँ की चीज़ें व्यवस्थित किस तरीके से की गई हैं। तो सर आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड करता है, और इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रांग होगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक होंगी और वहाँ पे आपको इजीली रिलायबल चीज़ें मिल जाएंगी। इस बात का आपको एवेल्यूएशन करना है कि भैया चीज़ें जो है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सही से है या नहीं है। अब सर आपका इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, सुनो मेरी बात, इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है इसके लिए मैं टेस्ट करूंगा और इंक्वायरीज करूंगा, यानी इन द सेंस मैं पूछताछ करूंगा कि हाँ भैया ये चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से दी गई है या नहीं दी गई हैं। मैं पता करूंगा कि भैया यहाँ पे चीज़ें किस प्रोसेस में चल रही है या नहीं चल रही। इसके लिए सर मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन का और अकाउंट बैलेंस का। यानी वेरिफिकेशन का मतलब होता है पता लगाना कि भैया ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड होती है कि नहीं होती है, बैलेंसेस सही से अप्रोप्रिएट शो होते हैं या नहीं होते हैं, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है सर, उसके बाद जब मैंने इतनी बातें कर ली उसके बाद मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मेरा कहना ये होता है कि भैया मैं ये चेक करूँगा कि ऑडिट जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इन द सेंस कि जब भी मैं जा रहा हूँ ऑडिट करने तो मैं सिर्फ एक एंगल या एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं चल सकता।
मुझे ऑडिट करने के लिए सभी बातों को एक साथ सोचना होगा। एक साथ सोचने का मतलब क्या होता है सर, लेट सपोज आप रेशियो का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलेगा रेशियो, उसमें आपको करंट असेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपको स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला पता है क्या है, अब और आपको सेल का पता है क्या है, और आपको ये पता है जीपी क्या है। क्या सर आप मुझे ये बता सकते हो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो सर ये जो रिलेशन आपस में बनाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे ऑडिटर से कहा जाता है कि भैया एडिक्यूटली ऑल एस्पेक्ट्स, हर बातों को आपको सोचना समझना पड़ेगा, हर बातों को सही से चेक करना पड़ेगा। आप एक बार में बिना को सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको हर चीज़ों को, हर हालात को, हर सर्कमस्टांस को एक साथ सोचते हुए आगे चलना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आपको देखना होगा कि जो भी ओपिनियन, फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना कि भैया ये सच्ची बनाई गई है या झूठी बनाई गई है। ठीक है, तो आप जब भी जा रहे हो काम करने तो आपको देखना पड़ेगा रीजनेबली कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो भी जानकारी आपको दी जाती है, उससे आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, और जो भी आपको रिलायबल सोर्स डाटा मिलता है या नहीं मिलता है, इन द सेंस कि आपको जो चीज़ें दी जा रही है उसका सोर्स क्या है, क्या वो चीज़ें भरोसेमंद है या नहीं है। इन बातों को आप यहाँ पे देख के आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या देखना होगा कि भैया जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी चीज़ें जो भी आपको बताई जा रही हैं, आपका डाटा, आपकी अकाउंटिंग और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रॉपरली समराइज्ड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भैया इतनी ज़्यादा वास्ट तरीके से बताई गई है कि आप कंक्लूजन ही नहीं निकाल पा रहे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और एट द लास्ट आपको दो बातों का ध्यान रखना है स्कोप के अंदर, कि ऑडिटर को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी है, जिसके अंदर वो अपनी जितनी भी स्किल है और जितनी भी नॉलेज है वो सभी अप्लाई वहाँ पे कर देगा, और उसको क्या करना है, उसे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। सर यहाँ इस पॉइंट के लिए एक छोटा सा चार्ट मैं आपके लिए बना देता हूँ, आपको जल्दी याद हो जाएगा कि यहाँ पे ऑडिटर को कंस्ट्रेंट्स करना है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है सर, एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। सर क्या जाहिर करना है सर, वो 3 टाइप से अपनी रिपोर्टों को जाहिर करेगा। फाइनली हर चीज़ों को देख के कि भैया उसका ओपिनियन जो होगा वो क्वालिफाइड भी हो सकता है, और उसका जो ओपिनियन है वो डिस्क्लेमर भी हो सकता है। सर ये क्या होता है ज़रा इसके बारे में बताओ। सर क्वालिफाइड ओपिनियन होता है मेरे हिसाब से सब कुछ चीज़ें सही है, ट्रू एंड फेयर दिख रहा है, और डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि भैया ना तो मुझे सबूत मिले हैं, ना तो मेरे को एविडेंस मिले हैं, ना तो मेरे को कोई सोर्स मिला है, ना तो मुझे कोई चीज़ रिलायबल लग रही है, ओवरऑल मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, इसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर होना। तो फाइनली हमने 11 मिनट्स लिए हैं सर स्कोप को डिफाइन करने में, और आई होप आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आई हो। उसके बाद सर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि बताओ एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। तो भैया सबसे पहले देखो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ऑडिट के अंदर कवर्ड हो जाती हैं। तो भैया आपके अकाउंटिंग्स के सिस्टम कैसे हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम ऑफ अकाउंट को कैसे हिंदी में बोलते हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम कैसे हैं और आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इस बात का हमें पता चल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि भैया हम जब वहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो हम चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि भैया चीज़ें सही से शो की गई हैं या नहीं की गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया कोई चीज़ गलत शो की गई है, तो हम रिव्यू करेंगे कि हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चेकिंग करेंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की, भैया कैलकुलेशंस वगैरह सही से की गई है नहीं की गई है। ऐसा तो नहीं है कि भैया दिखा कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। उसके बाद सर हम वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे किस चीज़ का, कि भैया ट्रांजेक्शन जो है वो वैलिडली रिकॉर्ड होती है या नहीं होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक बात उठा लेंगे कि भैया चीज़ें जो है वो कैपिटलाइज्ड है या रेवेन्यू नेचर की है, उसे प्रॉपरली डिस्टिंक्ट मतलब सही तरीके से शो किया गया है नहीं किया गया है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे भैया किसका, बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सर क्या कंपैरिजन है सर, सर ये शो करता है कि जो रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, क्या जो रिकॉर्ड दिखाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी असेट है, असेट का टाइटल मतलब मालिक कौन है, हम ही है कि नहीं है, और वो असेट मालिक तो हम है लेकिन वो असेट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भैया मालिक अपने घर ले जाके यूज़ कर रहा है, और इसकी वैल्यू प्रॉपरली शो की गई है या नहीं की गई है, इसको हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। उसके बाद सर हम लाइबिलिटी को चेक करेंगे कि लाइबिलिटी जैसी बताई गई है वैसी ही है कि नहीं है बैलेंस शीट में।
उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट गलत गलत वजह से दिखा दिया गया, झूठा प्रॉफिट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टेटरी रिक्वायरमेंट को आप बोल सकते हो, लॉ की अदर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फॉलो की गई है कि वो नहीं, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि रिपोर्टिंग प्रॉपर और अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी को कर देनी है, कि भैया फाइनली हमें ये बता देना है कि हर चीज़ सही से हो रही है या नहीं हो रही है। सर ये अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, मैनेजमेंट भी हो सकती है, और जो भी बंदा जिसको हमें रिपोर्टिंग करनी है उस बंदे को रिपोर्टिंग करके आ जाएंगे। ठीक है सर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। गुड। इसके बाद सर एक क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो सर पहला आप बोलोगे अंडर द लॉ, एक तो लॉ के अकॉर्डिंग ऑडिट होता है। ठीक है, अंडर द लॉ इन द सेंस कि भैया लॉ के कहने पर, आप कह सकते हो लॉ के कहने पर, मतलब लॉ ने कहा इस वजह से जो ऑडिट हुआ उसे हम बोलते हैं एज पर दी लॉ। ठीक है, तो जिसमें कंपनी एक्ट ने कहा इसलिए ऑडिट कराना पड़ा, बैंकिंग ने कहा इसलिए कहा कराना पड़ा, कोई दूसरी कानून की बॉडी है उसने कहा इसलिए कराना पड़ा, किसी स्पेसिफाइड एक्ट में मेंशन है इसलिए हमें कराना पड़ा। तो लॉ के कहने पर हमने जब ऑडिट कराया तो हम उसको बोलते हैं कि एज पर दी लॉ हमने कराया, यानी लॉ के कहने पर कराया। और दूसरा होता है वॉलंटरी, हम अपनी मर्जी से कराते हैं। सर हम अपनी मर्जी से क्यों कराएंगे, क्योंकि भैया अगर हम ऑडिट कराएंगे ना तो गवर्नमेंट हमसे खुश रहेगी, अगर गवर्नमेंट हमसे खुश रहेगी तो हमें ग्रांट देगी। ठीक है, और कई बार कोई भी नो इन द सेंस हमारे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम अपनी मर्जी से करा लेते हैं। इससे क्या होता है सर, हमें लोन मिल जाते हैं, और सर क्या क्या फ़ायदा है कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ऑडिट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया हम अपनी मर्जी से करा रहे हैं तो हमें ये पता रहेगा कि फाइनली हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो सर एक क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें आप दो बातें बता देंगे कि एज पर दी लॉ होता है और एज पर दी मर्जी होता है। क्या होता है मर्जी, मर्जी इन द सेंस अपनी मर्जी से होता है सर, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वॉलंटरी। ठीक है सर, तो ये फाइनली हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसके बाद सर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट कराने के फ़ायदे क्या क्या है। सर देखो पहला फ़ायदा सुनो, सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको एक बार में आगे समझ में आएगा। कि मान लो लोगों ने पैसा लगा दिया, यहाँ पे बहुत सारे छोटे इन द सेंस हमारे शेयर होल्डर या लोग हैं, इन्होंने क्या कर दिया पैसा लगा दिया, और ये पैसा जो लगाया है कहाँ लगाया है, कंपनी में। कंपनी ने इन सबको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट को बुला दिया। अब मैनेजमेंट इन काम को सही तरीके से, इस पैसे का यूज़ सही कर रही है नहीं कर रही है, मैनेजमेंट इसको सही जगह इन्वेस्ट कर रही है नहीं कर रही है, उसका रिटर्न सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वो रिटर्न फाइनली इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन बात की चेकिंग के लिए हम क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑडिट के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या ऑडिट के फ़ायदे क्या है। तो पहला फ़ायदा क्या हो गया कि जो बंदे हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था, इन द सेंस कि उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, उसको सेफ गार्ड मिल गया कि हाँ भैया हम कंपनी में नहीं है, उसके बाद भी हमारा एक वफादार इंसान है ऑडिटर, जो ऑडिट करके चीज़ों को सच सच बता रहा है कि हाँ ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे पैसे कहीं फंस तो नहीं गए। उसके बाद इट सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्या करता है सर, सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसके बाद सर अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि मॉरल चेक ऑफ द एम्प्लॉय। सर मॉरल चेक ऑफ द एम्प्लॉय क्या होता है। सर मॉरल चेक ऑफ द एम्प्लॉय आपको ये सिखाता है कि मान लो आपके एम्प्लॉय हैं, क्या है सर, आपके एम्प्लॉय हैं, और वो कह रहे हैं कि सर आप ना हमें पैसे सही से नहीं देते, वो रो रहे हैं, मान लो आपके एम्प्लॉय हैं रो रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपको हम वो पैसे तो देते नहीं हो, आपका प्रॉफिट ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप ना हमें पैसे नहीं देते। तो अगर एक ऑडिटर आ जाए, यहाँ पे कौन आ जाए सर, एक ऑडिटर, और ऑडिटर ये कह दे कि नहीं भैया कंपनी सच में जो प्रॉफिट कमा रही है वो देखने का प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट नहीं है, वो एक नॉशनल प्रॉफिट है। तो अगर ये बात वो कह दे, या फिर वो ऑडिटर आके कह दे कि नहीं प्रॉफिट कम है, आपको बोनस नहीं मिलना चाहिए, तो फिर एम्प्लॉय के होते खुश हो जाते कि चल ऑडिटर ने बोल दिया तो हमने मान लिया कि भैया मॉरल चेक हो गया, हमारे दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ यहाँ कोई भी डिफॉल्केशन नहीं है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, ना तो कोई कैश की चोरी हुई है, दैट इज़ एम्बेजलमेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें सेटलिंग मिलता है। एक देखो इधर सेटलिंग वर्ड मिल जाता है आपको, एक इधर मिल जाता है, और एक यहाँ पे सेटलमेंट का मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप छोटा सा एक चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की थी, अगर आपको समझ में आया तो आप भी बना लेना। कि भैया सेटलमेंट हो जाता है, सर कैसा सेटलमेंट हो जाता है, सर हमारा सेटलमेंट हो जाता है लोन एंड लायबिलिटी का।
किसका सेटलमेंट हो जाता है सर? लोन एंड लाइबिलिटी का सेटलमेंट अच्छे से हो जाता है, हमारे टैक्सेस सही से पे हो जाते हैं, अगर हमें लोन लेना है तो वो भी जल्दी मिल जाता है क्योंकि हमने ऑडिट करवा रखा है, और सर हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है जो आपने सीखा होगा अमलगमेशन में, वो भी हमारा आसानी से हो जाता है। और सर हमारे कोई वेजेस का झगड़ा चल रहा है, बोनस का झगड़ा चल रहा है, जिसने आपने मॉरल चेक पढ़ा, तो वो भी आसानी से ठीक हो जाता है। उसके बाद सर आपसे कहा जाता है कि अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम आपको लेना है और आप ये दिखाओगे कि भैया हमारे सीए ने हमें ये काम करके दिया है, तो वो खुशी खुशी क्या करते हैं, आपको इंश्योरेंस क्लेम पकड़ा देते हैं। उसके बाद मान लो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब एडमिशन के टाइम पे पार्टनर नया आ रहा है तो भैया कितनी गुडविल लानी है, कितने पैसे लाने हैं, किसका कितना अब तक का बैलेंस हुआ, तो उन बातों के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत हेल्प करती है। उसके बाद सर क्वेश्चन है कि मान लो पार्टनर मर गया, डेथ हो गई, तो फिर उसके जो लीगल हायर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे बाप ने पूरी ज़िंदगी काम किया, तुम पैसे नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं होता भाई, बाकी सब पार्टनर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करा लो, ऑडिट करा लो। सर क्वेश्चन क्या चल रहा है आपको पता है? क्वेश्चन ये चल रहा है एडवांटेज बताओ ऑडिट के, तो सर हम एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ही पढ़ रहे इतनी देर से, ठीक है, ओके। और सर अब क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया? सर देखो अब सर यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें रह गई, जल्दी जल्दी समझते हैं। सर ये कहता है कि आपका वेस्टेज होता है और लॉस होता है वो तुरंत पता चल जाता है। क्या वेस्टेज होता है, लॉस होता है, उसका डिटेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कहता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं वो प्रॉपरली बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, इसका बात का तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। आपकी उसके बाद आपको रिव्यू दे मिलता है। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिव्यू मिलेगा, आपकी रिपोर्ट जो है उसमें वो आप बताओगे कि भैया इसमें क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या कमियां हैं, ये अकाउंट सही से प्रिपेयर नहीं करते, इसमें क्या क्या एडुकेसी है। तो ये सब बातें जब आप बता देते हो ना तो लोगों को संतुष्टि हो जाती है कि भाई ऑडिटर ने बोला है तो सच्ची बोला होगा। उसके बाद गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है। लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटेड करवा लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑडिटर की तरफ से, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट आपको लाइसेंस भी दे देती है और आपको कोई भी असिस्टेंस यानी हेल्प मिल देनी होती है तो उसके बेसिस पे आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया सर बेनिफिट ऑफ ऑडिट कि ऑडिट कराने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। उसके बाद है सर हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, मतलब कि अगर मान लो ऑडिट करवाया है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि भैया ऑडिट में क्या क्या कमियां हैं क्या, या फिर जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसे पोलियो होता है तो वो सही से चल नहीं पाता, वैसे जो ऑडिट है सर इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ इसमें चाह के भी हम 100% ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं दे पाते। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिवीजन में मेरे साथ सुना था कि एक ऑडिटर कभी भी 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि जो काम चल रहा है वो सही है या नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि ऑडिटर 100% सच नहीं बोल सकता, तो इसकी वजह सर ये है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सर क्या है ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? सर देखो पहला आपके पास आता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर। क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर? सर ये क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है नेचर का वो बेस करता है कि मैनेजमेंट का जजमेंट क्या है, कि भैया वो चीज़ों को कैसे एस्टिमेट करती है, वो किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। दूसरी बात कि भैया वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते समय कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो करती है, ये उनके ऊपर है। तो सर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होता है कि जिस चीज़ का उन्हें प्रोविज़न लगता है बनाना वो बना देते हैं, जिस चीज़ का प्रोविज़न उन्हें नहीं लगता बनाना तो वो नहीं बनाते हैं। सर ये जो डिसीज़न है बनाने का ये एक सब्जेक्टिव डिसीज़न है, क्योंकि हर मैनेजमेंट अलग अलग होती है और हर मैनेजमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है और हर मैनेजमेंट का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए वैसे वैसे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो सर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये ऑडिट की लिमिटेशन कैसी है। भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर एक बंदा कहता है कि मेरे ऑफिस में काले कपड़े पहन के आओ, एक बात कर रहा हूँ, तो यार वो उस बंदे का पर्सनल ओपिनियन है ना, ऑडिटर तो लॉ को फॉलो करेगा ना। ऑडिटर को क्या मतलब काले कपड़े हरे कपड़े से। अब वो मैनेजमेंट क्या करती है, मान लो उसके अगर डेप्टर जो है जब भी वो उधार बेचती है तो उसका 50% वो लॉस ट्रीट कर देती है, जबकि नॉर्मल क्या होता है 10 या 5% प्रोविजन क्रिएट किया जा सकता है कि हमारे पैसे डूब सकते हैं। तो सर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कि भैया वो जो सामने वाला मैनेजमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बनाएगा और हमें उसे मानना पड़ता है। उसके बाद सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है सर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि भैया आपने सुना होगा कि ऑडिटर एक वॉचडॉग होता है। क्या होता है? वॉचडॉग। वॉचडॉग का मतलब होता है वो सिर्फ चीज़ों को निगरानी कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है, वो कभी भी हुक्म नहीं कर सकता कि इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को वैसे करो।
उसके पास इतनी पावर नहीं आती कि वो किसी को जाके चार झापड़ मारे और ये कहे कि अबे दे ये डॉक्यूमेंट इधर दे। वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑडिटर को कहा जाता है भैया ज्ञानी से ज्ञान लो, मतलब समझदार इंसान से पूछो कि भैया ये चीज़ कैसे होने वाली है और कैसे होगी, आप उस वजह से जाके हुक्म नहीं चला सकते। तो ये होती है सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसमें सर 3 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है सर कि मैनेजमेंट कई बार तो इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड, और कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, कई बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, और ना देने के पीछे कई बार तो सर वो जानबूझ के नहीं देती, कई बार उसके पास होती नहीं है। तो पंगा हमें आ जाता है कि भैया हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है, इन्फॉर्मेशन है नहीं, बताओ कैसे दोगे। उसके बाद सर फ्रॉड की बात आती है कि कई बार फ्रॉड जो होता है सर ऑर्गेनाइज्ड स्कीम मतलब उन्होंने जानबूझ के एक प्लान्ड एक पहले से प्री डिसाइडेड एक पैटर्न बना रखा है चोरी करने का, और ऑडिटर को उसका पता ही नहीं लगता। अब ऑडिटर को पता ही नहीं चलेगा तो ओपिनियन में कैसे शामिल करेगा भाई। और अगर मान लो गलती हुई है तो भैया वो आसानी से पता लगाई जा सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने कुछ किया है और वो जानबूझ के किया है तो भैया उसका पता नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद सर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सर इसके बारे में तो मैंने आपसे सबसे शुरू में ही बोल दिया कि भैया लात घुसे मार के ऑडिटर पूछ नहीं सकता। उसको कुछ भी जानना है तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाएगा और पूछेगा सर इसका मतलब बता दो, मैनेजमेंट ने बताया तो ठीक, नहीं बताया तो ठीक। दैट इज़ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता ऑडिटर, वो वही कर सकता है, और जो भी करेगा सर बहुत प्यार से करना होगा, वो गुस्सा वहाँ पे नहीं दिखा सकता। और सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम आती है इनहेरेंट लिमिटेशन की भैया, टाइमलाइननेस एंड बेनिफिट, ठीक है। इसका मतलब है बेनिफिट एंड कॉस्ट, कि भैया कम समय में सारा काम करने के लिए देते हैं। सर हमारे पास होते हैं 10 दिन, और 10 दिन के अंदर कहते हैं कि भैया पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दिखाओ, पूरा ऑडिट ओपिनियन दिखाओ, और पूरी रिकॉर्ड बना के दिखाओ, भाई पूरा ऑडिट कर दो। ब्रांचेस कितनी है? 5। रुपए कितने दे रहे हो सर? 50,000। 5 ब्रांचेस के 50,000, और एक ब्रांच पे लगेंगे मेरे 10 लड़के। आपको लग रहा है कि काम सही से हो पाएगा? सर काम अगर अच्छा करवाना है तो पैसे दो, ना तो आप कॉस्ट देते हो और ना तो हमें बेनिफिट होता है। तो इसके लिए हमें विद इन ए टाइम सारे काम करने होते हैं, जो कि एक कमी बन जाती है कि हमें काम हश एंड रश में करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी हो सकती है कभी कभार डाउन हो जाए, ठीक है सर। तो क्वेश्चन क्या था? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। क्या पढ़ा सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि भैया डिसीजन मेकिंग जो होती है, प्रोविजंस जो होते हैं वो मैनेजमेंट के जजमेंट पे बिलीव करते हैं, बेसिस होते हैं, और ये सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं कि भैया उन्हें जो लगता है वो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेज एंड फैक्ट को ध्यान रखते हुए वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हमने 3 चीज़ पढ़ी ऑडिट प्रोसीजर के नेचर में। एक तो वो कई बार इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बार देते नहीं है, नहीं देते तो कई बार जानबूझ के नहीं देते, कई बार होती नहीं है। दूसरी भैया फ्रॉड जो होता है वो ऑर्गेनाइज स्कीम के तरीके से होता है, तो हमें चीज़ों का पता लगता नहीं है। उसके बाद है सर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑडिटर कर नहीं सकता, वो सही से किसी से जाके पूछ नहीं सकता। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के आगे नोट लगाए सर, ये मत कह देना कर सकता है, बोल देना वो नहीं कर सकता। वो पूछताछ वैसे करेगा जैसे एक छोटे बच्चे से, बेटा खाना क्यों नहीं खाया, ऐसे पूछ सकते हैं। उससे हम ये नहीं पूछते ओए खाना क्यों नहीं खा के आया, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर एक जेंटलमैन है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा बेनिफिट एंड कॉस्ट के बारे में, कि भैया ना तो पूरे पैसे मिलते हैं काम करने के, और ना तो कभी पूरा टाइम मिलता है काम करने का, तो इसलिए हम जल्दबाजी में काम कर देते हैं, तो हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हो। उसके बाद सर अदर मैटर्स अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। ऑडिट को और भी कुछ बातें इफेक्ट करती है। एक तो फ्रॉड में कई बार मैनेजमेंट खुद भी शामिल होती है, कई बार कॉल्यूजन होता है, मतलब छोटे छोटे एम्प्लॉय जो होते हैं, 4-5 एम्प्लॉय मिलकर छोटी छोटी चोरियां कर लेते हैं। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी आप अपने रिश्तेदारों को सामान दे रहे हो, ट्रांजैक्शन दे रहे हो, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि भैया आपने रिलेटेड पार्टी को या तो प्रॉफिट उस पर सही से नहीं कमाया, या तो उन्हें कॉस्ट बहुत कम कर दी, तो सर ये भी एक गलत बात होती है। कई बार आप लॉ का फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से भी इनहेरेंट लिमिटेशन क्रिएट हो जाती है। और कई बार फ्यूचर कोई इवेंट होता है, कोई कंडीशन होती है, और हमें लग रहा है कि आपका गोइंग कंसर्न खतरे में है, फिर भी आप उसके अकॉर्डिंग एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस नहीं लेते, ये भी आपके इनहेरेंट लिमिटेशन का एक कारण है। बाकी सर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये मैंने होमवर्क दिए थे टॉप 50 वालों को, और आपको भी होमवर्क देता हूँ, आप इन्हें एक बार कर लेना, और जितना भी हो सकता है सर रिवीजन के दौरान मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद ये एक टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विथ अदर डिसिप्लिन, इसको सर आप होमवर्क में रखें, और इसके बारे में कोई भी दिक्कत हो तो सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, या मुझे इंस्टा या फेसबुक या आपका टेलीग्राम, ठीक है, या इंस्टा, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। सर कैसे पढ़ें? आप तो कह रहे हो रिवीजन है, ये भी पढ़ा नहीं रहे हो। सर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का रोल बताओ, आप ये बताओ। तो सर आपका आंसर ये होगा कि जब तक अकाउंटिंग ना हो तब तक ऑडिट नहीं होता, पहला रिलेशन।
सर लॉ और ऑडिटिंग का क्या रोल है भैया? जब तक लॉ को फॉलो नहीं करोगे आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑडिट कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको साथ में लेके चलो। सर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है ऑडिटिंग के साथ? कि सर वो ये कहता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख के ऑडिट करना चाहिए। तो सर ये छोटी छोटी सी बातें ये आप खुद से पढ़ सकते हो, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इसके बाद सर मेरे लिए पढ़ाने का टॉपिक आता है, जो मुझे पढ़ाना है आपको समझाने के लिए, वो है सर क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ये एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है सर। तो ये भी आप खुद से देख सकते हो कि ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होती है। मेन मुद्दा सर मैं जो चालू कर रहा हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सर आपने तो कुछ पॉइंट छुड़वा दिए बीच में, कौन कौन सा छुड़वा दिया सर? आपने 7, 8, 9 छुड़वा दिया। सर वो सेल्फ रीडिंग का टॉपिक है, मैं गारंटेड 100% श्योर हूँ आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो भैया मेल भी आया है आपके पास, मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, वहाँ पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, मैंने टॉप 50 को भी नहीं पढ़ाया। सर अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल, कि भैया एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सर ये वाला टॉपिक एग्जाम में आने के चांसेस है 95%, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स अब हमें, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये वाले क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है, क्योंकि ये पहले ओल्ड सिलेबस में थे ही नहीं, ये अभी रिसेंटली आपके न्यू सिलेबस में ही डाले गए हैं, तो और नए तरीके से डाले गए हैं, तो इनके आने के चांसेस और ज़्यादा बन जाते हैं। सर क्या क्या है? सर पहला टॉपिक इसमें आता है सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। और मैंने एक बात और कही, आप मुझसे पढ़े हो, किसी और से पढ़े हो या पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ये टॉपिक समझा के देना मेरा काम, और एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सर। सर पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑन ऑडिट्स। इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ सर, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जितना ध्यान से सुनेंगे सर उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सर देखिए, एक पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है सर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कौन है यहाँ पे, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑडिटर ही होगा। कौन होगा सर? हमारा ऑडिटर। सर ऑडिटर में यहाँ पे अब क्या होता है, लेट सपोज अब मैं काम करता हूँ, लेट सपोज मेरा नाम विनीत मिश्रा, अब मैं किसी फर्म में काम करता हूँ। किस में काम करता हूँ? फर्म में। तो फर्म में विनीत भी है, मिश्रा भी है, विनीत मिश्रा भी है, और यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है। सर मान लीजिए ये एक कंपनी है, कंपनी में विनीत मिश्रा को एज एन ऑडिटर कहा गया कि आप आइए एज एन ऑडिटर। कैसे आइए सर? एज एन ऑडिटर आइए। तो यहाँ पे फिर विनीत मिश्रा को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे विनीत मिश्रा को एंगेजमेंट पार्टनर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंगेजमेंट पार्टनर। सर एंगेजमेंट वर्ड है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, रिवीजन है तो मैं इतना तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा आपको समझा पाऊँ। सर अब मेरी बात को सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर को, यानी मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपॉइंट किया गया है मुझे, तो अब बहुत सारी बातें यहाँ पे देखी जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपॉइंट कर लिया गया, यहाँ पे और भी बातें देखनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। जैसे अब मान लो मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर के तौर पे अपॉइंट हो गया। अब जब मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये क्या होता है? सर यही तो आपकी पहली हेडिंग है, देखिए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स। सर समझिए, मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगा आपको। सर यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे ओवरऑल क्वालिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है? क्वालिटी। सर ये क्या है, समझाइए ना थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है, यहाँ पर, और क्या एग्जांपल था सर? सर एग्जांपल ये था कि VM, VM, ABC, हम सारे लोग अलग अलग बंदे हैं और जो एक फर्म में काम करते हैं। तो बात यहाँ पे बस ये आई थी कि मान लीजिए विनीत मिश्रा किसी काम को बहुत सीरियस होके और बहुत अच्छे से करता है। कैसे करता है? बहुत सीरियस होके काम करता है, और वो लगातार 8 घंटे काम कर लेता है, और पूरे
दिल दिमाग के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं। सर मैंने 2 लड़कों को और रखा, एक वी को और एक एम को। ये थोड़ा ऑडिट बड़ा था, अकेले नहीं कर सकता था, 2 लड़कों को और रखा, वी को और एम को। तो जितना अच्छे से काम 8 घंटे काम ऑनेस्टी के साथ मैं कर रहा हूँ, तो जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि अगर विनीत मिश्रा इतना अच्छा काम कर रहा है तो वी भी इतना अच्छा काम करेगा और एम भी इतना अच्छा काम करेगा। तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है कि ओवरऑल क्वालिटी जो वर्क है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क हमें मेंटेन करना पड़ेगा और हमें अपने एक्शंस को, जो भी वहाँ पे हम काम करने वाले हैं, उन्हें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें सही डायरेक्शन में रखना पड़ेगा और उन्हें इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हम ओवरऑल अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रख पाएँ। और सबसे बड़ी बात कि भैया मेरा काम, एम का काम, वी एम का काम, तीनों के काम में सिमिलरिटी ही होनी चाहिए। जितना अच्छा काम मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी पूरी इंगेजमेंट टीम यानी जो मेरे साथ साथ आई है वो भी उतना ही बेहतरीन तरीके से काम करे। तो सर हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, किन एक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा, तो सर बात को सुनिएगा। सर पहली बात, जितने भी इसेंशियल्स एक्शन होंगे, जितने भी ज़रूरी काम होंगे, उन पे तो मैं ध्यान दूंगा ही दूंगा। प्लस अगर हमारी क्वालिटी को लेके कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या हमारी क्वालिटी को लेके कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मैं उस काम पे भी ध्यान दूंगा। इसेंशियल कोई काम है तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन मेरी क्वालिटी को लेके कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये ज़रूरी है, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। तो सर क्या क्या ये ज़रूरी काम हो सकते हैं, तो आईसीआई ने इसके अंदर सब पॉइंट्स बता दिए हैं। क्या बता दिया है? सब पॉइंट्स बता दिए हैं। सर पहला बता दिया है कि हमें जो अपना काम करना है, मतलब हमें जो परफॉर्म करना है, परफॉर्म जो हमें करना है वर्क अपना, वो करना है कैसे सर? एज़ पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। कैसे करना है सर? हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के काम करना होगा। उसके बाद सर मुझे कंप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? कंप्लाई। किस चीज़ को कंप्लाई करना होगा सर? फर्म की पॉलिसी को, कि भैया मेरा जो फर्म है, मेरा फर्म कहाँ बना था यार, ये देखो मैं अभी दिखाता हूँ। ये मैंने अपना फर्म दिखाया था, इस फर्म में वी भी है, एम भी है, बी एम भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्हें सबको मिल के काम करना है और एक अच्छे से तरीके से करना है ताकि सब एक साथ अच्छे से काम कर पाए। तो मुझे अपनी फर्म की पॉलिसी को कंप्लाई करना होगा, मतलब जो मेथड मेरे सीनियर्स फॉलो करते हैं मुझे भी वो मेथड ओवरऑल फॉलो करना होगा। ठीक है, और मुझे इशू करनी होगी रिपोर्ट। क्या इशू करनी होगी सर? रिपोर्ट इशू करनी होगी। ठीक है सर, और वो जो रिपोर्ट मैं इशू कर रहा हूँ वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। किसको लेके? सर्कमस्टांसेस को लेके। इसका मतलब क्या है सर? हालात को देख के मैंने डिसीजन लिया हो। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, उन्हें देख के मैंने एप्रोप्रिएट क्या किया हो, रिपोर्ट इशू करनी होती है। और सबसे बड़ी बात फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया जाता है, नो फियर टू रेज कंसर्न। नो फियर टू रेज कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भैया बिना डरे अपनी रिपोर्ट देना। किसी बात का डर मत रखना कि अगर मैंने आज सच बोल दिया तो मेरा कल क्या होगा, मैंने आज सच बोल दिया तो मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने आज सच बोल दिया तो वो मुझे धक्के भर के बाहर ना निकाल दे। इन बातों को मुझे ख्याल रखना होगा और इसी को क्या कहा गया सर? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर ये जो आपके लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसी बात को कहानी के फॉर्म में आईसीआई ने यहाँ पे लिखा है। और ये रीडिंग का काम मैं आपको देता हूँ, हल्का फुल्का मैं अंडरलाइन करा देता हूँ, वो आप देख लीजिए। जैसे कि भैया इस ऐसे का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखते हुए एक ऑडिटर को क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है, खुद की भी और टीम के मेंबर्स को भी। तो हमें ऐसा काम करना है कि हम ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन रह सके, मैं भी उतने अच्छे काम कर पाऊँ जितना मेरी टीम करती है, और जितना अच्छा टीम काम करती है उतना मुझे भी करना पड़ेगा। तो भैया मुझे क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, सारी लीगल्स रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ होंगी फर्म की जो पॉलिसीज़ होंगी वो फॉलो करनी होगी। हमें अप्रोप्रिएट रिपोर्ट देनी होगी जैसा कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा, और बिना डरे, बिना फियर के रिप्रेजल के, बिना किसी डर के हमें अपना क्या करना है, काम करना होगा, टीम की एबिलिटी को मेंटेन रखना होगा। और इस तरीके से सर ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है सर एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एन
एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक ऑडिटर को क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट रखनी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात कि भैया एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि किन किन बातों को फॉलो करना है। सर एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो बात ये है सर, वो बात ये है सर कि आप एथिकल का मतलब क्या समझते हैं। सबसे पहले तो ये बात सर, एक होता है मॉरल्स, ये पुराने सिलेबस में होता था एथिक्स एंड मॉरल्स, उसमें बच्चे सीख लेते थे, लेकिन आप नए सिलेबस में हो तो आपके लिए नहीं है, थोड़ा बताना पड़ेगा। सर एथिकल का मतलब क्या होता है। सर एक होता है मॉरल्स, एक होता है एथिक्स। सर देखिए, आपके खानदान में, आपके गांव में आपको सोसाइटी ये सिखाती है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। सर झूठ कभी नहीं बोलना है, ये आपको मोरल्स यानी आपकी सोसाइटी सिखाती है। जो चीज़ आपको आपकी सोसाइटी सिखाती है वो होता है सर मोरल्स। और एथिक्स क्या होता है सर, कि हमें सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो सही लगता है, जो हमारे हालात होते हैं, जो एक्चुअल हमारी पोजीशन है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो हमें ठीक लगता है, और जब वो हम चूज़ करते हैं तो उसको हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सर हमें कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट का फॉलो करना होता है। क्या करना होता है सर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है। सर ये एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो क्या होती है, क्या होती है एथिकल रिक्वायरमेंट का फॉलो, सर कुछ बताओगे आप। हाँ बिल्कुल बताऊंगा सर। देखो एथिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या फॉलो करना है सर। सर आपसे कहा जाता है कि भैया आप इंटीग्रिटी मेंटेन रखो। क्या रखो, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो बोलो ऑनेस्टली बोलना, जो काम करना ऑनेस्टली बोलना। सर आपको ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है जिस मकसद के लिए आप आए हो ऑडिट करने, वो मकसद आपको टिल एंड तक फॉलो करना है। सर आप अपने आपने जो भी पढ़ाई करते समय प्रोफेशनल कंपिटेंस सीखा है, जो भी आपको डिग्री मिली गई है CA CS की, जो भी आपको दिया जा रहा है सर, आप उसका ड्यू केयर करोगे। ड्यू केयर का मतलब क्या होता है सर, ड्यू केयर का मतलब होता है आप उसे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ, ठीक है, काम करोगे। उसके बाद सर आपसे कहा जाता है कि भैया आप अपना प्रोफेशनल बिहेवियर पूरा मेंटेन रखोगे। सर प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब होता है कि भैया वहाँ गए हो चाय पीने नहीं, वहाँ गए हो खाना खाने नहीं, वहाँ गए हो आप ट्रू एंड फेयर व्यू का पता लगाने, ऑडिट करने, तो आपको उसके लिए ध्यान देना है। उसके बाद सर एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर इसका मतलब क्या होता है। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि भैया राज को राज रहने दो। ये कहता है राज को राज रहने दो, राज रहने दो। सर ये क्या होता है, सर ये कहता है कि आपको क्लाइंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, क्या मिली है, इंफॉर्मेशन, वो आप अपने दिल तक ही रखना, दिल से बाहर मत ले जाना। आपको किसी से वो बात शेयर नहीं करती। लेकिन इसमें दो बातें और आती है कि अगर गवर्नमेंट के कहने पे मुझे क्लाइंट की बात लीक करनी पड़े, मैं कर सकता हूँ। और अगर कोई मुझे थर्ड पार्टी पूछ रही है और मेरा क्लाइंट खुद कहता है कि भैया मैं इसे बता सकता हूँ, तो ही मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, मतलब गोपनीयता जो होती है, उसे मैं लीक नहीं कर सकता। सर इसमें अभी भी ऐसे ही शांत नहीं हुआ, उसने सिलेबस थोड़ा और बढ़ाया। उसने कहा भैया देखो कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट में जो आपने यहाँ बातें फॉलो की हैं वो तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ में कुछ और बातें भी फॉलो करनी है। मैंने पूछा वो भी बता दो भाई क्या क्या है। तो इसने बोला कि भैया इन सब के साथ आपको अपने आप को इंडिपेंडेंस रखना होगा। सर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी बनना है नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि भैया आप किसी भी चीटिंग या फ्रॉड में नहीं आने चाहिए। आप हमेशा अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से, अपनी सद्बुद्धि से काम करोगे। तो सर इसमें दो बातें और ऐड की गई कि भैया आप अपने दिमाग से भी इंडिपेंडेंट रहो, किसी की बातों में ना हो, और अपने अपीयरेंस यानी अपने पहनावों से भी आपको क्या शो करना है कि आप बहुत शरीफ हो। ऐसा ना हो कि आपकी हरकतें लुच्चे लफंगे वाली है और आप कह रहे हो कि मैं CA हूँ। भैया एक CA को अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, अपने बिहेवियर के साथ भी CA लगना चाहिए। और माइंड का मतलब है कि भैया आपके दिमाग में दूसरों की बातें आ रही है, दूसरों को सुनना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अपने दिमाग का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो सर जब आपने ये सब कर लिया, जब आपने ये सब कर लिया तो आपके खिलाफ दो बातें निकल के आएंगी कि भैया आप एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हो। ओवरऑल आपने क्या किया, एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया। एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते करते सिचुएशन ये आ गई है कि भैया या तो अब क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, या तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन जब भी ज़िंदगी में फ़ायदा दिखे तो समझ लेना उसके साथ कुछ थ्रेट भी होते हैं,
कुछ डर की बातें भी आ जाती है, कुछ ऐसी बातें भी आती है जो आपको परेशान करती हैं। सर बेनिफिट क्या है सर? सर बेनिफिट आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया सेफगार्ड ऑडिटर टू फॉर्म ओपिनियन, कि भैया आप अपना ओपिनियन जो है वो स्वतंत्रता से दे पाओगे। क्योंकि एक बात तो आपने सुनी होगी कि जो इंसान सच बोलते हैं वो अपनी ज़िंदगी और अपना जीवन और अपनी मौत तीनों को खुशी के साथ एंजॉय कर पाते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं उसे कहीं ना कहीं पश्चाताप करना पड़ता है। तो सर आप अपने ओपिनियन को फ्रीडम के साथ पेश कर पाओगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आपने क्या किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है तो। और सर दूसरा बेनिफिट क्या है कि भैया ये इन्हेंस करेगा। इन्हेंस का मतलब होता है आपको बढ़ाने में हेल्प करेगा। क्या क्या बढ़ाने में हेल्प करेगा? सर ये आपको इंटीग्रिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। सर ये आपको ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। और ये आपको आपका प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है सर वो सवाल जो आपके प्रोफेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर आपके घर में कोई लड़का आया आपको देखने, मान लो आपकी बहन को या कोई लड़की है उसको, तो सर आप लड़कों से ये तो सवाल जरूरी करते हो कि भाई कितने पढ़े लिखे हो, क्या जॉब करते हो, क्या कमाते हो। तो उसी तरीके से सर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको सच का पता नहीं चलेगा, और सच जानने के लिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो सर ये आपको हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? एथिकल रिक्वायरमेंट। और सर दूसरी बात सर सच जानने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भैया मान लो आप उनके साथ चाय पी रहे हो, ये मैंने चाय के लिए कप बनाया और यहाँ पे वो भी खड़े, आप उनके साथ चाय पी रहे हो। अब दोनों साथ में चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, वो तुम्हें अपनी बंदी के बारे में बता रहा है, तुम उसको बता रहे हो। अबे तुम वहाँ काम करने आया है, ये सब करने आया है। अगर तू ये सब करेगा तो तू उससे कभी सच नहीं निकलवा पाएगा। फिर तो वो तेरे कंधे में कंधा डाल के ये कहेगा चल भाई आज घूमने चलते हैं। तो यू शुड बिहेव लाइक एन ऑडिटर। सर थ्रेट क्या क्या है, क्या क्या डर की बातें हैं? तो सर डर सर पहला यहाँ पे प्रॉब्लम यह आती है, पहला आता है सर सेल्फ इंटरेस्ट। क्या आ जाता है सर? सेल्फ इंटरेस्ट। सर सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद डर लगता है भाई कि अगर उनके खिलाफ सच बोलूंगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो अगले दिन से मुझे नौकरी पर रखेंगे नहीं रखेंगे। सर दूसरा मुझे डर लगता है सेल्फ रिव्यू का। सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है कि भैया मैंने वहाँ पे काम करने जाना है, सुन रहे हो आप मेरी बात, मैंने वहाँ पे काम करने जाना है, और काम करने जाना है तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पिछले साल वहाँ का मैनेजर था, मैं पिछले साल वहाँ का एम्प्लॉय था, मैं पिछले साल वहाँ का बॉस था, और इस बार काम करने गया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये काम तो मेरा ही किया हुआ है और इसमें तो मिस्टेक थी। तो भैया मुझे अपनी मिस्टेक लोगों को बतानी पड़ जाएगी अगर मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किया, ठीक है। ये देख रहे हो ना आप एथिकल रिक्वायरमेंट, अगर मैंने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किया तो मुझे अपनी ही गलतियाँ लोगों को बतानी पड़ जाएगी। तो सर ये वाली दिक्कत आपके सामने आ सकती है। उसके बाद सर एडवोकेसी थ्रेट होता है। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है? सर आपने साउथ मूवीज़ कई बार देखी होंगी, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। कि मान लो एक दोस्त है, दूसरा भी दोस्त है, बुरा मत मानना, सिर्फ एग्जांपल है, सिर्फ समझाने के लिए, गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। सर ये दोस्त इसको एडवाइस देता है, ये से बोलता है कि यार मैं ना किसी से प्यार करता हूँ। उसने कहा ठीक है, इसने कहा यार मैं इसको कैसे पटाऊँ। तो ये सारा दोस्त जो होता है ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसको देता है कि भाई तू उसे कैसे मतलब अपने प्यार का इजहार करेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और फाइनली ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बाद में इसको पता चलता है या तो ये इसकी गर्लफ्रेंड थी या तो वो इसकी सिस्टर थी। अब इसको प्रॉब्लम आती है कि अबे यार मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने का आइडिया दे दिया या मैंने अपनी सिस्टर को पटाने का आइडिया दे दिया, तो इसे बहुत बुरा लगता है। तो सर इस जगह इसी को कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। क्या कहते हैं? एडवोकेसी थ्रेट। एक तो आप एज एन सीए वहाँ जा रहे हो किसका, फ्रॉड का और एरर का पता लगाने, और एक तरफ आप एडवाइस दे रहे हो कि खुद फ्रॉड और एरर कैसे कर सकते हैं। सर इसे एडवोकेसी थ्रेट कहते हैं कि मैं जिस चीज़ की एडवाइस दे रहा हूँ उसी चीज़ को रोकने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, मतलब मैं ही खुद उस बंदे का यमराज हूँ, ठीक है, और मैं ही खुद उस बंदे का डॉक्टर हूँ। तो सर ये वाली प्रॉब्लम कहलाती है एडवोकेसी थ्रेट के अंदर। आई होप रिवीजन है, लेकिन मैं फिर भी एक एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद है सर इंटिमिडेशन। इंटीमीडेशन मतलब सर धमकी। सर धमकी की दिक्कत, चल बेटा बाहर मिल, तू घर तक नहीं पहुंचेगा, चल बेटा बाहर मिल, तेरी बच्ची स्कूल से घर नहीं पहुंचेगी, चल बेटा बाहर मिल, तेरी बेबी शॉपिंग मॉल गई है घर नहीं आएगी। इन द सेंस धमकी। सर आपको काम करने की बहुत सारी धमकी मिलेगी, तो सर ये बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार मैं सच बोलूँ या झूठ बोलूँ, क्योंकि लोग मुझे ऐसी धमकी देंगे तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा, ठीक है सर। उसके बाद जब आगे आप पहुँचते हो, इतनी सारी धमकियाँ आप देख लेते हो, तो सर आपको आईसीआई जो है इतनी सारी बातों के बाद जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, उसके बाद आईसीआई आपको कुछ बातें बताता है कि भैया तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तुझे बचाने के लिए। तो वो कहता है कि सेफ गार्ड्स।
अगर आपको इन सब समस्याओं से बचना है, जो आपको समस्याएं ये दिखाई दे रही हैं, अगर इनसे बचना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सर अगर आपसे पूछा जाए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो पहला आपसे कहा जा रहा है कि भैया आप देखो, क्या कहते हैं, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आईसीआई आपकी मदद करे, लॉ आपकी मदद करे, तो सबसे पहली बात, जो ऑडिटर है उसको इंडिपेंडेंट दिखना पड़ेगा, उसको अपीयर होना पड़ेगा। मतलब जब तक वो चाहता है लोग उसकी मदद करें, कानून उसकी मदद करे, तो भैया हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि आपको इंडिपेंडेंट दिखना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सच्चाई नहीं है, भगवान आपका साथ नहीं देंगे। उसके बाद वो कुछ की फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है, की फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो कुछ की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है। सर ये की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सर वो इंटीग्रिटी को फॉलो कर सकता है। इंटीग्रिटी कहती है भैया सच्चाई से काम करो, ईमानदारी से काम करो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर आप ऑफिस में गए हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करो, जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया है उसके लिए काम करो। और सर आप टाइम टू टाइम सवाल जवाब करते रहो, ताकि उनको लगे कि आप सच में ऑडिटर हो, वहाँ खाना खाने और एसी के हवा लेने नहीं आए हो। ठीक है, अब ये सारी बातें आपने फॉलो कर ली, आप इंडिपेंडेंट भी शामिल हो गए, आपने इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी फॉलो कर दिया। अब आपके पास जब हम आते हैं तो अब बात आती है कि भैया आपके इज्जत को खतरा है क्या? इज्जत को खतरा इन द सेंस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। आपको लग रहा है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको डर लग रहा है क्या कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? तो सिंपल सी बात है, दो बातें, आपको डर ये लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो भैया आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, हमें डर नहीं लग रहा। और यस इन द सेंस कि हाँ मुझे डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो हम कहेंगे भैया स्टेप लो। किस चीज़ के स्टेप लेने से? कि भैया हम एलिमिनेट कर पाएँ अपने डर को। एलिमिनेट किस, और डर किस बात का सर? थ्रेट है। किस चीज़ की थ्रेट है सर? सर अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। थ्रेट किस चीज़ के सर? सेल्फ इंटरेस्ट के, सेल्फ रिव्यू के, एडवोकेसी के और इंटिमिडेशन के। ठीक है, और सर एक और थ्रेट था यहाँ, फैमिलिटी थ्रेट, वो मैंने लिखना भूल गया। सर फैमिलिटी थ्रेट मतलब होता है जान पहचान का डर। ठीक है, मेरे पापा ही उस जगह ऑडिटर है, मेरे पापा उस जगह के मैनेजर है, अपने पापा के खिलाफ कैसे सच बोलूँ? हाँ, तो वो प्रॉब्लम। उसके बाद सर एलिमिनेट कर दो भैया, थ्रेट कम करने की कोशिश करो। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, अनेबल टू एलिमिनेट, मतलब हम उस प्रॉब्लम को वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं हटा पा रहे हो तो भैया ऑडिट जो है आपको मिलने वाला है, भैया बोल दो नॉट एक्सेप्ट, मेरे बस की नहीं है, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, आप ये काम किसी और से करवा लो, दैट्स इट। ठीक है, अब मान लो आपका कोई डर नहीं लग रहा, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि हाँ भैया सही है, मेरे साथ तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सर आप एक्सेप्ट कर लो, सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस ले लो। हाँ चलो मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा, और वहाँ काम करना चालू कर दो, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है भैया, आपके साथ जो संबंध क्लाइंट ने बनाए आप बना के रखो। जब आपको डर ही नहीं है किसी बात का और आपको लग रहा है कि नहीं सब सही से चल रहा है, मैं हैंडल कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी रोजी रोटी पे ध्यान दो, आप काम करो। ठीक है, लेकिन ये जो रिश्ता आप बनाने जा रहे हो, जो उनके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हो, उससे पहले आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं कि भैया आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, तभी आपको ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की है। जब ये इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो और ये आपको पता चल जाए तभी ऑडिट एक्सेप्ट करना। सर पहला आपको पता होना चाहिए इंटीग्रिटी के बारे में। किसकी सर? ऑनर और मैनेजमेंट के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि वो मालिक या जो मैनेजमेंट है वो कितने, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्ट है। अगर उनकी ऑनेस्टी का आपको पता है तभी आप ऑनेस्टी से काम कर पाओगे। अगर आपको पता चला वो फ्रॉड लोग हैं तो भैया ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। उसके बाद जो मैंने एंगेजमेंट टीम रखी थी, एंगेजमेंट टीम मतलब वीएम ने अपने साथ वी और एम को रखा था, वो कितने कॉम्पिटेंस हैं? कॉम्पिटेंस मतलब योग्य, मतलब कोई उन्हें बहकावे में ले आता है तो बहक जाते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं तो काम करने गया हूँ वो खाना पीना खाने लग गए, कहीं मैं काम करने पे गया हूँ उन्हें नेट फ्री मिल गया मूवी डाउनलोड करने लग गए, ऐसा तो नहीं है। कहीं ऐसे बंदे मुझे अपने साथ रखने हैं जो वहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम कर सकें। ठीक है सर, इसके बाद मुझे यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुझे चेक करनी पड़ेगी सर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट, कि भैया जितनी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ मेरी टीम पूरी की पूरी वो ईमानदारी
फॉलो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। उसके बाद सर फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर हुआ, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मैटर अगर कोई होता है तो मुझे उसको भी साथ में लेके चलना होगा। सर ये ओवरऑल जितनी भी मैंने आपसे बातें की ये सारी की सारी आपके पीएम में देखो गिवन है, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट आपने देख लिया मेरे साथ, और जो भी थी यहाँ पे बातें आपकी चल रही थी, ठीक है। आप ये सारी बातें अपने आपके स्टडी मैट से बता रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे से बात आगे सर कि मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट मैंने समझ ली, मुझे क्या क्या करना है, मैंने टीम को समझ लिया। अब फाइनली मैंने समझ लिया कि चलो मैं यहाँ का ऑडिट कर सकता हूँ, मैंने समझ लिया कि मैं यहाँ का ऑडिट कर सकता हूँ। तो सर अब ऑडिट को समझते हुए कि हाँ मैं इतने लोगों की ज़रूरत है, इतना काम करना है, मैं ऑडिट कर सकता हूँ, सब लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो सर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स को कलेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ सर, ह्यूमन रिसोर्स को कलेक्ट करता हूँ। सर ह्यूमन रिसोर्स क्यों, अरे यार टॉपिक का नाम ही था लीडरशिप, तो लीडरशिप किसकी करूँगा, जब मेरे पास टीम होगी तो उस टीम को हायर भी तो करना होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स मुझे कलेक्ट करने होंगे। तो सर मुझे चेक करना होगा कि भैया हमारी जो फर्म है उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। हम किसी को भी रख लेते हैं, 12th पास को भी रख लेते हैं, बीकॉम को रख लेते हैं, एमकॉम को रख लेते हैं, या फिर हमें रैंक होल्डर चाहिए, तो जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इन लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हमें ओवरऑल इनकी सफिशिएंट पर्सोनल चाहिए होगा कि जितने भी 10 लोग 5 लोग जितने भी लोग चाहिए उतने लोगों को मुझे कनेक्ट करना होगा कि चलो भैया अड्डे पे हवेली पे चलो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑडिट करना है। बट इससे पहले मैं इनकी कैपेबिलिटी चेक कर लूँगा कि हाँ भैया ये सच में काम करने योग्य हैं या नहीं है। सर मैं कंपिटेंस चेक करूँगा कि हाँ भैया ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि भैया मैं कहूँ एक मेल कर दो और वो कुछ और करने लग गया, उसको मेल ही करना नहीं आता, उसको सीसी बीसी का मतलब नहीं पता, तो सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसके साथ कि भैया वो कितने कमिटमेंट है उनकी क्या कमिटमेंट है, किस कौन सी कमिटमेंट सर, उनकी क्या कमिटमेंट है एथिकल प्रिंसिपल को लेके। किसको सर, एथिकल प्रिंसिपल को लेके। एथिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सर, एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो अभी आपने मेरे साथ इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा था ना, वही कि भैया मैं तो अपने ऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी टीम कितनी रेडी है उसका मैं उनसे क्या लूँगा, प्रॉमिस लूँगा कि हम शपथ खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ काम करेंगे। उसके बाद सर मान लो सब कुछ हो गया, अपॉइंट हो गया, अब मैं इनकी टाइम टू टाइम एंगेजमेंट, जो भी मैंने जिन्हें भी एंगेज किया अपने साथ, मैं उनकी परफॉर्मेंस को भी साथ के साथ देखता रहूँगा। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन मैं साथ में गया था यस सर वस सर करके बहुत ऑनेस्टी से और क्या कहते हैं पावर के साथ काम कर रहे थे और मैं मेरे जाते ही वो जुगाड़ू बन गए, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें मुझे चेक करना होगा। उसके बाद सर इनमें मुझे 2 बातें देखनी होगी कि यार मैं तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, क्या इन्होंने जो भी काम किया है वो अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड किया है, क्या इन्होंने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से किया है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है। ऐसा तो नहीं है मैं तो ऑनेस्टी से कर रहा हूँ और ये पीछे से लुक्खाबंदी कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इनसे भी मैं कहूँगा कि जो भी आपको रिपोर्ट इशू करनी है आप कर देना, मुझे बता देना, लेकिन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, हालात क्या है उनको समझते हुए आपको काम करना होगा। और फाइनली जब ये सब मैंने कर लिया तो अब मुझे मॉनिटर करना होगा। क्या होगा सर, मॉनिटरिंग करनी होगी। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जो भी काम वो कर रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा कि भैया वो काम एडिक्वेटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उनके काम में इफ़िशेंसी कितनी है, ठीक है, और वो उन कामों को कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। सर इसका मतलब तो बता दो, इफ़िशेंसी मतलब कि 8 घंटे का काम है तो कहीं ऐसा तो नहीं अननेसेसरी 12 घंटे खींच रहे हैं, दैट इज़ इफ़िशेंसी। और कंप्लाइड मतलब कि अगर 8 घंटे में वो काम फिनिश कर सकते हैं उसको उन्होंने 8 घंटे में कर दिया, दैट इज़ कंप्लाइड। तो वो उस काम को हम देखेंगे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर फाइनली ये हेडिंग आपकी फिनिश होती है 3 बातों के साथ कि भैया हम ये चेक करेंगे कि भैया उन्होंने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और जो भी लीगल या लॉ की रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया या नहीं किया। उसके साथ मैं चेक करूँगा कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। सर उन्हें क्या इम्प्लीमेंट करना है, सर उन्हें क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और सर फिर मैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल देखूँगा सर, और क्वालिटी कंट्रोल में मैं देखूँगा
इनके साथ कि भैया ये ओवरऑल जो पॉलिसी बना रहे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और जो प्रोसीजर्स बना रहे हैं वो फाइनली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ये वाली हेडिंग सर फिनिश होती है। ठीक है सर। तो सर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो मैंने आपके सभी एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सारी बातें सर मैंने आपकी डिस्कस कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस एक काम आपके लिए छोड़ा है कि आप इन चीज़ों को साथ में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये देखो भैया सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, क्या क्या डर लगता है, तो क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपकी सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब सर हमारे पास क्या बचता है, मैं आपको बताऊँ। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया, कैसे लोग चाहिए, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रखना है। उसके बाद इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात कर ली, मॉनिटरिंग की बात कर ली कि भैया हमें देखना पड़ेगा कि वो कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं, वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहे नहीं कर रहे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे नहीं कर रहे, तो हमने पूरा फॉलो कर लिया। सर अब है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये ऐसे जब आप पढ़ने वाले हो तो मैं इस ऐसे के लिए आपको एक चार्ट बना देता हूँ। ये ऐसे 210 है सर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। इसके ऊपर जो मैं चार्ट बना दूंगा सर, तो ऑटोमेटिक आपके आने वाले सभी जो भी बातें हैं वो उसके साथ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक रीडिंग देनी होगी, और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है आप देख सकते हो ये तुरंत आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट क्या कर देता हूँ, वो चार्ट बना के देता हूँ ताकि आप इसको रिकॉल कर सके लास्ट टाइम में। सर जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और अगर आपको डिटेल वीडियो देखने हो, ठीक है सर, डिटेल वीडियो जो मैंने अपने के 5 से 6 घंटे बनाए हैं, सोचिए सर मैं 1.5 घंटे के अंदर इतना करवा सकता हूँ, तो 5 से 6 घंटे में मैंने क्या क्या बताया होगा, तो सर वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और सर प्लस आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज चाहिए हो हर चैप्टर की, हर टॉपिक वाइज, तो सर आप मेरा टॉप 50 एक होता है सर, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मेल करना होगा CAHub.007@gmail.com, वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए सर टॉपिक चालू करते हैं, और उसके साथ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को ख़त्म करते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहले आता है essay 210। सर इसका नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा, सर समझाने के लिए। एग्रीइंग मतलब होता है सर सहमत होना, आपकी और मेरी, यानी जो सीए आप जा रहे हो एज एन ऑडिटर आप, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, सीए और ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स को सहमत होना पड़ेगा। यानी मैं आपकी बात से, आप मेरी बात से सहमत है। एग्रीइंग दी टर्म्स, टर्म्स मतलब यहाँ शर्तें, शर्तें मतलब कंडीशंस, कंडीशंस मतलब आप जो कह रहे हो वो भी मैं मानूंगा, और मैं जो कह रहा हूँ आप भी वो मानने वाले हो। ऑफ, ऑफ मतलब किसके बारे में, इंगेजमेंट के बारे में। इंगेजमेंट मतलब एक मैनेजमेंट जो है वो ये कह रहा है कि भैया आप एज एन ऑडिटर यहाँ पे आ जाओ। सर मैं आ तो गया काम करने, लेकिन मैं कैसे काम करने वाला हूँ और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों में कभी कोई लड़ाई ना हो जाए। क्या ना हो जाए, लड़ाई। तो सर इस लड़ाई को रोकने के लिए ये ऐसे लगाया गया कि भैया आप इंगेजमेंट से पहले ही अपनी जो टर्म्स होती हैं उन्हें डिफाइन कर लो। तो इस ऐसे का नाम हो गया एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। सर क्या क्या होने वाला है इसमें आप मुझे बताओगे। तो भैया देखो यहाँ पे हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सबसे पहली बात कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्यों, क्योंकि आप जो सोच रहे हो और हम जो सोच रहे हैं वो सेम होना चाहिए। जब तक आपकी और मेरी सोच सेम नहीं होगी तब तक हम ये ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए सर। ओके, तो सर देखो कॉमन अंडरस्टैंडिंग दो तरीके से हो सकती है। एक कि भैया आपने क्या किया, आपने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ ऑडिट किया, बिगिनिंग ऑफ ऑडिट, आपने ऑडिट की शुरुआत की। तो सर ऑडिट की शुरुआत में देखो क्या होगा, जब आप ऑडिट की शुरुआत करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको पहली बार वो ऑडिट दिया जा रहा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, कि वो ऑडिट जो था वो नया नया आपको मिला है। दूसरा तरीका हो सकता है कि पिछले साल भी आपने ऑडिट किया था। अगर आपने पिछले साल भी वो ऑडिट किया था तो हम इसको रैकरिंग ऑडिट का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं रैकरिंग ऑडिट का। सर अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, अगर मुझे ये काम पहली बार मिल रहा है, तो सर मैं यहाँ पे प्री कंडीशंस को चेक करूँगा। क्या करूँगा सर, प्री कंडीशन जो होती हैं, मतलब जो शर्तें होती हैं उनको चेक करूँगा। सर प्री कंडीशन का मतलब क्या है, सर प्री कंडीशन का मतलब ये है कि मैं ये चेक करूँगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू बनी है या नहीं बनी है। दूसरी बात ये चेक करूँगा कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने के लिए रेडी है या नहीं है।
इसी हम कहते हैं प्री कंडीशंस को चेक करना। तो जब मैं पहली बार ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मैं प्री कंडीशंस को चेक करूँगा, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, अब सर दो बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। इनिशियल ऑडिट के लिए मैं गया तो सर दो बातें निकल के आएंगी। सर पहली बात ये निकल के आएगी कि मैनेजमेंट आने से पहले ही, हमारे आने से पहले ही मैनेजमेंट क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है। इम्पोज मतलब होता है थोपना या लगाना। क्या कर रही है सर, वो हम पे लिमिटेशन लगा रही है। क्या लगा रही है, लिमिटेशन, कि ऐसे मत काम करो, ऐसे मत काम करो, वैसे मत काम करो। और दूसरा हो सकता है सर कि नो लिमिटेशन इम्पोज, कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई है। वो कह रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी काम करना है आप कर सकते हो। अगर उन्होंने मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई है, अगर उन्होंने मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई है तो भैया डो नॉट एक्सेप्ट, मैं मना कर दूंगा कि भैया मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डो नॉट एक्सेप्ट ऑडिट, आप वहाँ का ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब तक लॉ ना कहे, अगर लॉ ही कह रहा है कि एक्सेप्ट करना है तब तो करना ही पड़ेगा। अगर लॉ नहीं कह रहा, अगर मैं अपने फ्रीडम से डिसीजन लूँ तो मैं मना कर दूंगा कि भैया मैं आपके यहाँ ऑडिट नहीं करने वाला। अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई मतलब लिमिटेशन वहाँ पे नहीं लगाई है तो मैं चेक करूँगा, डिटरमाइन करूँगा। क्या करूँगा सर, डिटरमाइन। डिटरमाइन होता है पता लगाना। क्या पता लगाऊंगा, और प्री कंडीशंस, कि भैया कि क्या मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है। प्री कंडीशंस का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं वो अच्छे से, प्लस अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सर, मैनेजमेंट, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर प्री कंडीशन एग्जिट है यानी मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। और दूसरी बात क्या होगी सर, डू नॉट एग्जिस्ट, कि भैया मैनेजमेंट अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्री कंडीशन एग्जिट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा ऑडिट को, एक्सेप्ट दी ऑडिट, कि हाँ भैया जब वो अपनी जिम्मेवारी मान रहे हैं तो मुझे एडिट करने में क्या दिक्कत है। और मैं इंगेजमेंट लेटर इशू कर दूंगा, इशू एंगेजमेंट लेटर। सर एंगेजमेंट लेटर ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है सर। एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो सीए एज एन ऑडिटर, जो ऑडिटर भाई साहब है वो कंपनी को देते हैं, ये याद रखना, जिसमें वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले लिख देते हैं कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। अगर यहाँ पे प्री कंडीशन एग्जिट नहीं है तो क्या होगा, तो सर मैं डिस्कस करूंगा, किसके साथ, डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट के साथ, कि भैया आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, कोई गलती आई तो क्या होगा। तो सर अगर डू नॉट एक्सेप्ट, अगर वो मना कर रहे हैं, डू नॉट एक्सेप्ट मतलब होता है वो मना कर रहे हैं कि भैया हम प्री कंडीशंस नहीं ले रहे, हम अपने काम की जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अब मेरा क्वेश्चन ये आया कि अगर आप अपनी काम की जिम्मेवारी नहीं लोगे तो भैया हम ऑडिट क्यों करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने काम की जिम्मेवारी लेने से मना करोगे तो हम आपको ऑडिट नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात आई रेकरिंग ऑडिट की, कि भैया अगर मैंने ये काम पहले से ही ले रखा था तो क्या करेंगे। तो सर अगर मैंने ये काम पहले से ले रखा था तो मैं क्वेश्चन करूँगा, डिटरमाइन करूँगा, मतलब मैं समझने की कोशिश करूँगा। क्या समझने की कोशिश करूँगा, क्या मुझे कोई भी टर्म जो पहले से एग्जिस्ट थी, कोई भी टर्म जो पहले से जो एग्जिस्ट थी, क्या मुझे उन्हें रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, क्या मुझे उन्हें रिवीजन करवाने की ज़रूरत है। रिवीजन इन द सेंस, यहाँ पे क्या सेंस है उसका, रिवाइज, कि भैया क्या मुझे उतने बताने की ज़रूरत है कि सर हमारे बीच में ये बातें हुई थी। गाना है ना, जो भी कसमें खाई थी हमने, तो सर जो भी वादे प्रॉमिस किए थे, क्या वो टर्म और वो जो प्रॉमिस थे, क्या वो सभी बातें आपको याद हैं, क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं वर्ड ऐड कर रहा हूँ नीड। अगर मुझे लगेगा कि उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है तभी मैं इन्हें बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात है सर, रिमाइंड करवाना है सर एग्जिस्टिंग टर्म, एग्जिस्टिंग टर्म। सर दोनों में क्या अंतर है, सर यहाँ पे है रिवाइज करवाना और यहाँ है रिमाइंड कराना। रिवाइज मतलब होता है कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, मुझे पता है, लेकिन 5 लिखा था, मैंने कहा नहीं इसे 4 करो। सर रिवाइज यानी मैं पहले कोई काम कर रहा था, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपना काम कम करवाना है, काम बढ़ाना है, तो उन बातों को कहते हैं रिवाइज करना। रिमाइंड मतलब बस उन्हें याद दिला दो कि हाँ भैया अब मैं आपके यहाँ काम करने आ रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर भी मेरे केसेस आएंगे कि क्या ये करने की ज़रूरत है या नहीं है, रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब मुझे उन्हें क्या अलर्ट और रिवीजन कराने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं ज़रूरत है कुछ भी कहने की, कुछ सुनने की,
तो नो फर्दर ड्यूटी, मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती, मैं चुपचाप से आऊँगा, अपना ऑडिट का जो काम था वो करने लग जाऊँगा। अगर यहाँ पे ज़रूरत है कि हाँ मैं उन्हें बताऊँ कि टर्म रिवाइज हुई है, हाँ अलर्ट करने की ज़रूरत है, हाँ कुछ बताना है, तो मैं कर दूंगा इशू न्यू इंगेजमेंट लेटर। तो मैं नए एक लेटर बना दूंगा कि सर ये बातें हैं और इन इन बातों के साथ ही होगी पूर्ति, तो मैं आऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। सर आप देख रहे हो एक बेहतरीन चार्ट आपके लिए बना रहा हूँ। ओके चलिए, अब इसमें आगे की कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आगे की कंडीशन की। इसमें बात करते हैं सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कोर्स ऑफ ऑडिट। सर इनमें अंतर क्या है? सर देखो अंतर समझते हैं तब आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात थी सर जब मैं पहला ऑडिट है तो सर ये बात आती थी, ये था दूसरा ऑडिट है। जब पहला ऑडिट था तो हम यहाँ पे गए, जब दूसरा ऑडिट था तो हम यहाँ पे गए। यहाँ पे मैं अब तब आ रहा हूँ जब बात ये आ रही है कि भैया पहले से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मतलब पहले से ही मेरा ऑडिट चल रहा था और बीच में कोई दिक्कत वाली बात आ गई। तो इस जगह क्या होगा सर? इस जगह सर क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है उसने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप ना जो एग्जिस्टिंग टर्म है ना, एग्जिस्टिंग टर्म मतलब जिन पे आप काम कर रहे हो उससे हमारी पट नहीं रही है, आप उसमें कोई चेंज कर दो। ठीक है, ओके। तो अब पहले हाँ या ना नहीं कहना है, पहले डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन क्या करना है? इफेक्ट, कि भैया इस चेंज का इफेक्ट क्या आने वाला है। तो अगर मैंने देखा कि इफेक्ट क्या है और मैं देखूंगा कहाँ पे इफेक्ट, कि लेवल ऑफ अश्योरेंस एंड जस्टिफिकेशन, कि भैया क्या मेरी डिसीजन में, क्या मेरे काम करने के तरीके में कोई दिक्कत आ रही है। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ यार उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो जायज़ है, उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता रहता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भैया वो मुझसे कुछ गलत करने के लिए कह रहे हैं, वो मुझे मेरे काम पे ही रोक लगा रहे हैं कि ये करो वो मत करो और वो करो ये मत करो। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट दी रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। और नॉट सेटिस्फाइड, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो भैया मैं रिफ्यूज़ कर दूँगा, रिफ्यूज़ कर दूँगा कि रिफ्यूज़ दी रिक्वेस्ट, कि भैया मैं आपका काम नहीं करने वाला। ठीक है सर। अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली उनकी बात तो भैया मुझे दोबारा से इशू करना पड़ेगा न्यू एंगेजमेंट लेटर, कि भैया ये लो न्यू एंगेजमेंट लेटर, इन शर्तों के साथ अब मैं आपके साथ यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हूँ। रिफ्यूज़ द रिक्वेस्ट, मैं रेडी नहीं हूँ आपके साथ काम करने के लिए, तो भैया मैनेजमेंट डू नॉट परमिट, मैनेजमेंट क्या कर रही है? नॉट परमिट, वो हमें परमिशन नहीं दे रही, कह रही कि नहीं भैया मेरी बात मानो तो काम करो, अदरवाइज मत करो। तो अगर मैनेजमेंट ऐसा कर रही है तो मैं सर सिंपल सी बात है विड्रॉ कर लूँगा। विड्रॉ मतलब होता है काम छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर रहा, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, मैं नहीं कर रहा जी काम। क्यों नहीं कर रहे? अरे तुम कर ही नहीं दे रहे यार, जबरदस्ती की मेरे पे पेनल्टी, जबरदस्ती का काम थोप रहे हो, जबरदस्ती की कंडीशंस लगा रहे हो, जबरदस्ती कह रहे हो ये काम मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं फाइनली क्या करूँगा? रिपोर्ट कर दूंगा। किसको रिपोर्ट कर दूंगा सर? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ठीक है, तो सर मुझे नहीं लगता इतना फास्ट और इतना सही से रिवीजन, मैं अपनी झूठी तारीफ नहीं करूँगा। अगर आपको किसी को भी अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सर एक लाइक, एक कमेंट और अपने सभी दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये कि भैया रिवीजन वीडियो जितने भी पॉसिबल होंगे मैं आपके लिए लाऊंगा। आपकी एक छोटी सी काम ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सर दुआओं में शामिल रखना। विनीत मिश्रा जितना भी आपके लिए कर सकता है ज़रूर करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और सर एक छोटी सी बात, यहाँ पे कुछ नालायक बच्चे कमेंट करने वाले हैं, जो भी है अननेसेसरी कमेंट मत करना, मतलब सर ये कर दो वो, मैं क्या क्या रिवीजन डाल रहा हूँ। EIS SM के आएंगे, ऑडिट के आएंगे, लॉ के आएंगे और टैक्स के आएंगे रिवीजन, तो आप परेशान हो मत, बस हो जाएगा। कुछ बोलेंगे सर हम न्यू सिलेबस वाले हैं, हम क्या फॉलो करो, आप ये करो। सर हम ओल्ड वाले, तो सर आप इन वीडियो को फॉलो कर सकते हो क्योंकि 90% तक सिलेबस सेम है। और अगर आप ओल्ड सीरीज़ जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो आप अपने तरीके से फॉलो उधर कर सकते हो। नया करना चाहते हो आपकी मर्जी, कोई मनाही नहीं है। बस एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं क्या डालूँगा कि न्यू जो भी है इनकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। आपकी प्लेलिस्ट, आप ये पहला वीडियो है ये वहाँ ऐड हो जाएगा, ऐसे सारे रिवीजन के वीडियो आ जाएंगे।
और मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन करूँगा कि 10 से 20 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन कवर हो जाए। और साथ के साथ क्या कवर हो जाए सर, साथ के साथ आप जो है वो स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी। और टेलीग्राम का ग्रुप सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, इसी के साथ चलता हूँ। कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात हो, कोई भी एडवाइस हो, आप फ्रीली दे सकते हो, क्योंकि फैमिली में सब कुछ देना जायज़ है। ठीक है, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।